दोस्तों कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सीए इंटर एसएम में चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्रेस रिवीजन, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक चॉइस। बट शुरू करने से पहले एक बार मैं फटाफट आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको ये एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन पे लाइक और कमेंट कीजिए। यूट्यूब का कुछ एल्गोरिदम ऐसा है तो मुझे ये आपसे करवाना पड़ रहा है। बट डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियोस पसंद है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। और डेफिनेटली मैं आपका साथ चाहता हूँ ताकि हम इस एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोस में भी ऐसे ही जैसे हमने एफएम की रिवीजन करी, एसएम में भी हम बहुत अच्छे से बढ़े। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन। तो चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है आपके स्ट्रेटेजिक चॉइसेस से। चॉइसेस क्या है? एक डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होंगी, तो उसमें से आपकी कंपनी को चूज करना है। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 5 आपको बताता है, सिलेबस थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है बट मैं आपको एक बार अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा ताकि रिवीजन में भी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। तो चैप्टर नंबर 5 आपको बताता है स्ट्रेटेजीज हम 3 लेवल पे जो बनाते हैं वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज बताता है कि 4 तरह की हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। ये तो वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज हैं जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं। और जो लास्ट आपके पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज हैं वो भी हम कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 3 में ही कवर करते हैं। मेजरली फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज आपके चैप्टर से आउट हो गई, हमने ये भी समझा हुआ है। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 4 का फोकस है आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज पे। हाई लेवल पे स्ट्रेटेजीज 4 तरह की। स्टेबिलिटी, जब आपने करंट बिजनेस में, करंट लाइन ऑफ बिजनेस में रहना चाहते हो, सेम से बिजनेस में आप एफिशिएंटली काम करना चाहते हो, वो आपका है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अच्छा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है? व्हेन आर यू लुकिंग फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप नए बिजनेसेस में एंटर करना चाहते हो, नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना चाहते हो, नए कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हो, तो ऐसे करके जब आप कुछ ग्रोथ की बात कर रहे हो तो वो है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी काफ़ी तरह की है, 2 मिनट रुको मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा ये चैप्टर बताता है रिट्रेंचमेंट के बारे में कि जब आपका बिजनेस एक डिक्लाइनिंग मोड में चला गया, एक आपका पीक अचीव निकल चुका है, अब आप थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड में जा रहे हो, तब आप आओगे रिट्रेंचमेंट में। 3 तरह की रिट्रेंचमेंट। टर्न अराउंड, जब आप अपने बिजनेस को ठीक करने की कोशिश करते हो, एफिशिएंसी इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, तब टर्न अराउंड। डिवेस्टमेंट, जब आपको लगता है कि या तो टर्न अराउंड फेल हो गया, चल नहीं रहा, या फिर आप डायरेक्टली भी डिवेस्टमेंट में आ सकते हो। डिवेस्टमेंट में क्या है कि आप एक पोर्शन ऑफ द बिजनेस, कुछ एक एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आप सेल कर रहे हो, कुछ एक बिजनेस आपका कंटिन्यू भी रहता है। अच्छा, बट लिक्विडेशन में क्या है? आप सारा का सारा बिजनेस बेच देते हो, सारा बिजनेस लिक्विडेट करके निकल जाते हो। तो ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं अच्छे से एक्सप्लेन, एक आधी लाइन है, मैंने आपको वो ऑलरेडी बता दी, तो हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? जब आप अपने डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के लिए इन तीनों में से मिक्स एंड मैच करके स्ट्रेटजीज लगाते हो, वो आपके लिए कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ग्रोथ के ऊपर, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था। तो ये है आपका एक्सप्रेस चार्ट ग्रोथ स्ट्रेटजीज के लिए। तो ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या बोलती हैं? सबसे पहले वो 2 तरह की होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ क्या है? इंस्टीट्यूट के हिसाब से कि जब कंपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रोथ कर सकती है, उसको किसी थर्ड एंटिटी की, एक्सटर्नल एंटिटी की जरूरत नहीं है, तो वो इंटरनल है। बट जब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, कोई थर्ड लीगल एंटिटी इन्वॉल्व हो गई, जब आप उसके साथ मिलकर ग्रोथ कर रहे हो, वो आ गया एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ भी 2 तरह की, एक इंटेंसिफिकेशन और एक डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन क्या है दोस्तों? जब आप अपने इंटरनल रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को ही यूज करके ग्रोथ करते हो, वो आ गया आपके पास इंटेंसिफिकेशन। अच्छा, इंटेंसिफिकेशन भी हमने देखा, यहाँ पे वो 3 तरह से पढ़ाता है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और हमने ये भी देखा था कि ये 3 चीज़ें वही हैं जो कि आपके एनसॉफ के मॉडल में पढ़ाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एनसॉफ का मॉडल एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आपके पास इंटेंसिफिकेशन ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाता है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? जब आपको कुछ एक डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़े, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़े, कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़े, नॉलेज की ज़रूरत पड़े, तब आप यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में आते हो।
तो मैं आपको ये कीवर्ड्स ही बोल रहा हूँ, आपको ये धीरे धीरे दिमाग में बिठाने हैं। अच्छा, अब डाइवर्सिफिकेशन में आने की दो मेन वजहें हैं, इंस्टीट्यूट बताता है। पहली वजह, आपके कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ या फिर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ फ्री पड़ी हैं, आप उनको यूज़ करना चाहते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज सिनर्जी बेनिफिट्स। तो जब आपको ऐसा काम करने से सिनर्जी मिलेगी, वो आपका मेजर रीज़न होता है। क्लियर है? फिर वो बताते हैं डाइवर्सिफिकेशन आपकी मेजरली तीन तरह की है, एक कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट और इनोवेशन। अच्छा, बट जबकि हमने कंसेप्चुअल रिवीजन जब हम करते हैं तब हमें समझ आता है कि वर्टिकल अपने आप में अलग है, हॉरिजॉन्टल अपने आप में अलग है, कंसेंट्रिक कहीं ना कहीं अपने आप में भी अलग मतलब निकलता है। तो यहाँ पे वैसे तो मतलब अलग अलग हैं, बट जैसे इंस्टीट्यूट ने आपको बताया कि कंसेंट्रिक हमारी दो तरह की है, मैं आपको वैसे ही एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, कंसेंट्रिक क्या होता है? जब आप अपने रिलेटेड बिजनेस में ग्रो करते हो, जब आपका करंट बिजनेस और जिस बिजनेस में आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, कहीं ना कहीं दोनों में लिंकेजेस हैं, चाहे वो स्किल्स में हो, टेक्नोलॉजी में हो, स्किल्स में हो, मार्केट में हो, कस्टमर्स में हो, इन एनी टर्म्स अगर लिंकेजेस हैं तो कंसेंट्रिक। बट अगर बिल्कुल ही अनरिलेटेड बिजनेस है, कोई लेना देना नहीं है आपके करंट बिजनेस और आप जिस बिजनेस में जाना चाहते हो, तो वो है कॉन्ग्लोमरेट। अच्छा, इनोवेशन क्या है दोस्तों? हमने देखा था कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते हो, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, वो है इनोवेशन। अच्छा, कंसेंट्रिक हमने देखेंगे दो तरह की, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली हमने देखा था कि जब आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस में ही रहते हो, वो है आपके लिए एक वर्टिकल इंटीग्रेशन। अच्छा, तो अगर आप मान के चलो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो यहाँ पे, तो अगर आपने रॉ मटेरियल जहाँ से आप प्रोक्योर करते थे उस सप्लायर का काम करना शुरू कर दिया, यानी कि जहाँ से आपको पीछे से सामान मिलता था आपने वो काम करना शुरू कर दिया, तो आप गए बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, यानी कि आप पीछे चले गए। अच्छा, और अगर यही आपने अपने आने वाली सप्लाई चेन का काम करना शुरू कर दिया, एग्जाम्पल, अभी तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे यहाँ बैठे, बट अब आपने सेल्स का काम करना शुरू कर दिया, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी शुरू कर दी, तो जो चीज़ें आपकी फॉरवर्ड हैं अगर उनको भी करना शुरू कर दिया, वो बिजनेस में आ गए, तो आपके लिए बन गया यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बिल्कुल, तो वर्टिकली में आप कहीं ना कहीं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में रह रहे हो, पीछे गए बैकवर्ड, आगे गए फॉरवर्ड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, हमने क्या किया, इसी लाइन ऑफ बिजनेस में रहे, बट किसी रिलेटेड बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग भी करनी शुरू कर दी, या फिर किसी और रिलेटेड बिजनेस को एक्वायर कर लिया, बट वो सेम स्टेज पे होना चाहिए। अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो आपने जिसको एक्वायर किया वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सिमिलर बिजनेस में कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए बना हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड। हॉरिजॉन्टली क्यों? क्योंकि आप भी यहाँ पे बैठे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, ये तो वर्टिकल वाला था, आप इसमें नहीं गए, आपने किसी और प्लांट को खरीदा जो सेम लाइन पे है, हो सकता है वो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा हो सकता है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बना रहा हो, तो ऐसे करके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, कॉन्ग्लोमरेट हमने ऑलरेडी समझा, जब वो अनरिलेटेड है, कोई आपस में लिंकेजेस नहीं है, इसकी कोई टाइप्स आपको इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता। इनोवेशन के बारे में भी हम देखेंगे। अच्छा, एक बार हाई लेवल पे समझते हैं, फिर अभी आपको मैं कैप्सूल में लेके जाऊंगा, वहाँ पे भी हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। अच्छा, फिर अब बात आती है एक्सटर्नल की, तब हम दो तरह से एक्सटर्नल ग्रोथ समझते हैं, एक तो मर्जर एंड एक्विजिशन और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है? जब दो कंपनीज मिलके काम करती हैं और एक का लीगल एंटिटी खत्म हो जाता है, वो है मर्जर एंड एक्विजिशन। अच्छा, तो यहाँ पे मर्जर क्या है अगर बताऊं, अगर ए और बी कंपनी मिले और दोनों ने मिलके सी शुरू कर ली, तब मर्जर होगा। ये फ्रेंडली टर्म्स पे होता है, दोनों कंपनीज की जो मैरिज है वो फ्रेंडली टर्म्स पे होती है, एवरलास्टिंग यहाँ पे रिलेशनशिप रहता है। अच्छा, दोनों ए और बी सी कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी गेन्स होंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। अच्छा, बट अगर यही ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया और कंटिन्यू किया एज अ ए, मतलब एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी एक्वायर्स अ वीकर कंपनी, तब ये हो जाएगा एक्विजिशन। अच्छा, जनरली ये अनफ्रेंडली टर्म्स पे होता है, और कब मेजर दो सिनेरियोज में होता है, या तो रिसेशन का फेज है, या फिर जो आपकी छोटी एंटिटी वीक एंटिटी है उसका बिजनेस डाउन जा रहा है, सेल्स कम है, मार्केट शेयर कम है, या फिर वो वीक कंपनी है। क्लियर? अच्छा,
अब मर्जर एंड एक्विजिशन में डिफरेंस हमने देख लिया। एक बार आपको अब स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बता देता हूँ। स्ट्रेटेजिक अलायंस में दोनों कंपनीज चलती रहती हैं, ए कंपनी भी काम करती रहेगी, बी कंपनी भी काम करती रहेगी, बट ये दोनों मिलके एक जेवी फॉर्म करेंगी। एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए दोनों साथ में आएंगी, बट दोनों कंपनीज अलग से भी काम चलती रहती हैं। तो हमने देखा जेवी क्यों बनाती हैं, ताकि दे कैन मीट देयर सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि दोनों अगर ए अलग करती बी अलग करती तो दोनों के लिए अचीव करना पॉसिबल नहीं था, मिलके एज अ जेवी दोनों अचीव कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, हाई लेवल पे हमने तीनों का मतलब समझा। अब आपको वो मर्जर एंड एक्विजिशन के कुछ एक टाइप्स बताता है, एमएनए की क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो हमने समझा एग्जैक्टली सेम टू सेम वही है। वर्टिकल, जब आपने सेम लाइन ऑफ बिजनेस की किसी और कंपनी को खरीदा, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, जब आपने सेम स्टेज ऑफ बिजनेस की किसी और कंपनी को खरीदा, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, कोजेनरिक, जब आपने किसी रिलेटेड बिजनेस को खरीदा, जैसे हमने यहाँ पे कंसेंट्रिक का मतलब देखा, सेम मतलब ही कोजेनरिक का है। जब जिस एक्विजिशन किया इट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर कंपनी, या फिर कुछ लिंकेजेस एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, और अगर बिल्कुल ही अनरिलेटेड कंपनी है जिसको एक्वायर किया, वो आपके लिए बन गया कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। क्लियर है दोस्तों, हाई लेवल पे हमने सब स्ट्रेटजीज देखी। अब चलते हैं एक बार कैप्सूल के ऊपर, आपको कैप्सूल्स में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चारों के मतलब हमने समझे। स्टेबिलिटी, जब आप अपने करंट बिजनेस में रहना चाहते हो। एक्सपेंशन, जब आप सिग्निफिकेंट ग्रोथ सीख करते हो। रिट्रेंचमेंट, जब आप कुछ ऑफ अपनी एक्टिविटीज़ को रिट्रेंच करते हो या फिर कुछ एक बिजनेस को सेल आउट करते हो, डाइवेस्टमेंट करते हो। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप ये तीनों चीज़ों को यूज़ करना चाह रहे हो। क्लियर है। क्लासिफिकेशन 3 लेवल पे होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा। फिर यहाँ पे हमने पीएलसी के हिसाब से देखा था। ठीक है, एक बार आप इसको देखोगे काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप कंटिन्यू करते हो एग्जिस्टिंग बिजनेस में, चूजन बिजनेस पाथ पे। कंसोलिडेट करते हो अपनी मार्केट पोजीशन को, रिटेन करना चाहते हो मार्केट पोजीशन को। अच्छा, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ्स को सेफगार्ड कर पाओ, इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाओ और अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर पाओ। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, फिर हमने देखा कि ये डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट जाए घर जाके सो जाए, नो, उनको ट्रैक रखना है। अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए मार्केट में, डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट है, चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रैक करना है अगर कुछ नए डेवलपमेंट्स आए, और देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी कंटिन्यूज टू मेक सेंस। क्लियर है। कब परस्यू करते हो स्ट्रेटजी ये वाली, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। जब आप सेम मार्केट को डील करना चाहते हो, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो। अच्छा, आपका प्रोडक्ट पीएलसी स्टेज की मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है और आप मार्केट शेयर को रिटेन करना चाहते हो, या फिर आप ग्रोथ स्ट्रेटजीज को लॉन्च करने से पहले एक बारी कंसोलिडेट कर रहे हो, थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हो। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सिमिलर वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके तकरीबन गोल्स हैं। 2-3 चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप सेफ ले रहे हो क्योंकि आप जो करंट बिजनेस में थे वही करोगे, रिस्क नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व इज लेस, और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसी पैसे से आप अपना करंट बिजनेस चलाते रह सकते हो। क्लियर है। चलो, इससे आपकी कोर एफिशिएंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज भी बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखा था कि इसका मतलब क्या ये है कि मुझे ज़ीरो ग्रोथ चाहिए? नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है। कुछ इंक्रीमेंटल ग्रोथ यानी कि 5 से 10% स्लो ग्रोथ आप लेते रहो, दैट्स फाइन। बट अगर आप बहुत बड़ी ग्रोथ की बात करोगे, 100% ग्रोथ चाहिए, 500% ग्रोथ चाहिए, तो फिर वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको ग्रोथ स्ट्रेटजीज पे आना पड़ेगा। क्लियर है। चलो, तो यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। फिर ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, जिसमें आप अपने बिजनेस को रीडिफाइन करते हो, कुछ एक नया बिजनेस करोगे, मर्जर एंड एक्विजिशन करोगे, कंसेंट्रिक कर सकते हो, कॉन्ग्लोमरेट कर सकते हो, ऐसे करके। अच्छा, बिजनेस बढ़ाना है तो डेफिनेशनली आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, डायरेक्शन को दोबारा से रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि आप नए बिजनेस में जा रहे हो जिसका आपको आइडिया नहीं है, तो इसलिए इसको रिस्की पाथ्स बोला जाता है। आपके पास हो सकता है बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाए, या फिर अगर आपका ये सही नहीं चला तो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स वही जो हमने ऑलरेडी देखे,
रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस करते हो। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का ऑपोजिट है, बिल्कुल दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि क्या ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में रिवॉर्ड्स कम थे, और रिस्क के मैटर में देखा जाए ग्रोथ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी में रिस्क भी इतना नहीं था। ठीक है, चलो, इससे आपका बिजनेस का ग्रोथ होता है, फर्म का रिन्यूअल हो सकता है, और ये हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी है। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के आप अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी अचीव कर सकते हो। क्लियर है? इसके टू मेजर रूट्स, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, जो हम देख लेंगे। अच्छा, इंटेंसिफिकेशन का मतलब ऑलरेडी हमने देखा कि 3 तरह की होती हैं, बट इसको बताने के लिए मैं एक बार फटाफट आपको एनसॉफ का मॉडल भी बता देता हूँ, साथ ही आपका ये भी हो जाएगा। चलो, एनसॉफ ने एक मॉडल बनाया, उन्होंने यहाँ पे रखे प्रोडक्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे रखी मार्केट्स। तो जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जाएंगे एग्जिस्टिंग मार्केट्स में, तो वो आपके लिए बनेगा मार्केट पेनिट्रेशन, कि आप उसी मार्केट में जा रहे हो, उसी मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को। तब आपको हो सकता है एग्रेसिव प्रमोशन करना पड़े, काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट करनी पड़े, या फिर आप करंट कस्टमर्स को ही बोलोगे कि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा, बट अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स नई मार्केट्स में लेके जा रहे हो, वो हो जाएगा आपके लिए मार्केट डेवलपमेंट। तो हो सकता है यहाँ तो आप ज्योग्राफी चेंज कर रहे हो, मान के चलो अभी आप इंडिया में काम कर रहे थे, अब आप यूएस को सेल करना शुरू कर रहे हो, वो भी मार्केट डेवलपमेंट है। अगर आप नए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जा रहे हो, यानी कि आपका टारगेट कस्टमर अगर चेंज हो गया तो वो फिर बना आपके लिए न्यू मार्केट्स, जिसको हम मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं। अच्छा, और अगर यही आपने नया प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके चले गए, तो फिर ये आया आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें आपको हो सकता है इनोवेशन करना पड़े, मॉडिफिकेशन करना पड़े प्रोडक्ट्स में, बट आप फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, उनको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे। अच्छा, बट अगर मान के चलो दोनों ही चीज़ें नहीं, प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नहीं, तो फिर ये आपके लिए बन गया डाइवर्सिफिकेशन। आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। तो मेजरली यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आप इंटेंसिफिकेशन में भी पढ़ते हो। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन क्या है दोस्तों? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट्स, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट, नई मार्केट बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जब दोनों चीज़ें नहीं तब डाइवर्सिफिकेशन, और अगर नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में गया तो आपके लिए बना वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ हमने एनसॉफ के मॉडल की भी क्विक रिवीजन कर ली। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा से इंटेंसिफिकेशन के ऊपर। इंटेंसिफिकेशन में देखना वही 3 चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी एनसॉफ में पढ़ ली, इसमें कुछ भी अलग बात नहीं लिखी होगी। अच्छा, अब आ जाओ डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। डाइवर्सिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास हो सकता है रिलेटेड है तो कंसेंट्रिक, अनरिलेटेड है तो कॉन्ग्लोमरेट। अच्छा, इसमें आपको डिफरेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज लगाना पड़ता है। ठीक है, क्यों करते हो? ताकि आप अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाओ और आप अपनी सिनर्जी के बेनिफिट्स भी ले पाओ। तो ये भी हमने एक बार ऑलरेडी कवर कर लिया। आपकी सेकंड रिवीजन मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन में ही कर दी। बिल्कुल, चलो, बेस्ड ऑन नेचर यहाँ पे 3 तरह की हैं, हमने ऑलरेडी देखा। कंसेंट्रिक क्या है? जब आप रिलेटेड में कर रहे हो। रिलेटेड वो कैसे भी हो सकता है प्रोसेस रिलेटेड हो सकता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, या फिर मार्केटिंग रिलेटेड हो। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका स्पिन ऑफ है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस ही। बिल्कुल, वर्टिकल इंटीग्रेटेड हमने देखा जब आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हो। अच्छा, रिलेटिंग टू आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। वर्टिकली आप सेम प्रोसेस पे काम कर रहे हो। इसमें आप बैकवर्ड जा सकते हो, जिससे आप सामान खरीद रहे थे उसका काम करोगे। इफेक्टिव सप्लाई चेन, आपका सप्लाई अच्छा बन जाता है। आप इनपुट प्रोवाइडर्स का काम करना शुरू कर दोगे। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे दोस्तों? एक तो आपका सप्लाई चेन प्रॉपर बनेगा, अब आपकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो इंप्रूव होगी। जो आप सामान पहले बाहर से खरीद रहे थे अब आप खुद बनाओगे तो आपके लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा कम। बिल्कुल, अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है कि हम अगली वाली ऑर्गेनाइजेशंस का काम खुद करना शुरू करेंगे, यानी कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उठा दिया तो जो सप्लाई चेन है आने वाली का काम करेंगे, दैट इज द फॉरवर्ड। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल क्या है? जो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रही हैं उनका हमने काम उठाया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो आपके लिए क्या है? हॉरिजॉन्टल है। एक्विजिशन ऑफ 1 और मोर सिमिलर बिजनेसेस
इन द सेम स्टेज। हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो या फिर बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो एमसीक्यू यहाँ से एक बार उठ के आ सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आपका कोई लेना देना नहीं है, नो एफिनिटी विद इट्स प्रोडक्ट लाइन, बिल्कुल ही नए कस्टमर्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नई मार्केट है, सब कुछ नया है, तब वो आपके लिए क्या है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है। कोई लिंकेजेस एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल ही अनरिलेटेड बिजनेस है। तो इसके बारे में बस इतना ही ज्ञान लिखा हुआ है, आप ये कवर कर जाना, आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। अच्छा, अब इनोवेशन एक नया टॉपिक है, एग्जाम में रिसेंटली आया आपके सिलेबस में, तो हो सकता है स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में आए, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा। अब इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इनोवेशन के बेनिफिट्स हैं, या आपको एक केस स्टडी दे देगा कि एक बंदा इनोवेशन करना चाहता है, उसको कुछ गाइड करो। अच्छा, तब हम इसके 3 बेनिफिट्स लिखेंगे, तीनों बेनिफिट्स आपको अच्छे से आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक जोमेटो का एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आप उनमें अपॉर्चुनिटीज़ देखो। सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके अराउंड एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करेंगे ताकि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे। प्लान्ड इनोवेशन करोगे जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अच्छा, और ये बिजनेस आपका सस्टेनेबल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पे ये डिजिटल इनोवेशन की बात कर रहा है, ऑटोमेशन ऑफ रेपिटेटिव टास्क्स की बात कर रहा है। तो ये कीवर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ कि जब आप ऑटोमेट कर रहे हो रेपिटेटिव टास्क्स को, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो या फिर डिजिटल इनोवेशन कर रहे हो, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हो, वो आपका आता है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी में। अच्छा, लास्ट में है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका हमने एग्जांपल लिया था दोस्तों नोकिया और एप्पल का। तो अगर आप इनोवेशन करोगे ओनली देन यू कैन स्टे इन द मार्केट, और जितना जल्दी आप इनोवेशन करोगे, द फास्टर अ बिजनेस इनोवेट्स द फार्दर इट गोज फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स रीच। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके इनोवेशंस अच्छी हैं तो आपको मार्केटिंग हो सकता है कम करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बेनिफिट्स एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी बनी है पीपीसी। पी से क्या है, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सेकंड, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। सी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलो दोस्तों मेरे साथ रिपीट करो, पीपीसी स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले पी प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। दूसरा पी प्रोडक्टिविटी के लिए, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। तीसरा सी कंपटीशन के लिए, क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है, इनोवेशन इसके साथ खत्म हुआ। फिर हमने M&A की बात की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं, दोनों कंबाइन होके इकट्ठे काम करेंगी। अच्छा, अब मर्जर क्या है, जब दोनों फ्रेंडली टर्म्स में आई हैं, साथ में मिलके काम करेंगी। एक्विजिशन, जब वो अनफ्रेंडली टर्म में हो रहा है, एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीद लिया, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ने एक वीकर कंपनी को खरीद लिया। अच्छा, और इसमें वीकर कंपनी मिल जाती है बड़ी कंपनी में, बिल्कुल ड्यूरिंग सेशन या फिर ड्यूरिंग डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तब 2 सिचुएशंस पे एक्विजिशन जनरली होते हैं। ठीक है, क्या टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो सेम ही है जो हमने यहाँ पे कोजेंड्रिक क्या है, कंसेंट्रिक की बात है, जहाँ जहाँ आपसे रिलेटेड है। अनरिलेटेड है तो फिर वो आ गया कॉन्ग्लोमरेट। तो जो हमने डाइवर्सिफिकेशन में देखा वही यहाँ पे टाइप्स यहाँ पे हैं। अच्छा, अब स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि हमने देखा, 2 एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन दे कम टुगेदर ताकि वो कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव अचीव करें जिसमें नीदर वुड बी अवेलेबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। अकेले अकेले करती तो वो कभी नहीं हो पाता। अच्छा, दोनों इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटीज भी चलती रहती हैं, जैसे मैंने बताया ए भी चलेगी, बी भी चलेगी, और इन्होंने जो जेवी बनाया वो भी चलती रहेगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आ जाता है जनरली एडवांटेजेस बताओ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के, अलायंस के सॉरी, उसका कीवर्ड है पीसो। पी से हमें पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, तो एक जब फॉरेन कंपनी आती है इंडिया में उसको काम करना है तब उसको पॉलिटिकल गेन्स हो सकते हैं। ई से इकोनॉमिक, हमें हमारी कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है तो वो इकोनॉमिक गेन्स हो गए। अच्छा, एस से स्ट्रेटेजिक गेन्स होंगे, जो पहले आपको आपस में कंपटीशन करना पड़ता था अब आप मिलके काम करोगे, आपके लिए यहाँ पे कोऑपरेशन होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा। अच्छा, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन को भी तो बेनिफिट्स होंगे, आप एक दूसरे से नेसेसरी स्किल्स सीख सकते हो, जो एक दूसरे के पास कैपेबिलिटीज़ हैं आप वो लर्न कर सकते हो, और आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इससे एक क्रेडिबिलिटी ऑफ द जेवी भी बनता है, अगर ए अच्छा बी अच्छा
तो AB ने जो JV बनाया वो भी अच्छा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था दोस्तों रिलायंस का और डिज्नी का, तो जो इनका रिसेंटली JV की न्यूज़ आई है हमने उसको देखते हुए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस की एग्जाम्पल ली थी। बिल्कुल। फिर हमने देखा था डिसएडवांटेजेस क्या हैं। शेयरिंग इज द मेजर डिसएडवांटेज, क्योंकि जब A और B मिलकर JV बनाया तो इनको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिट्स, नॉलेज एंड स्किल्स। और दूसरा पंगा है ट्रेड सीक्रेट्स का, कि एक दूसरे को हमें बताना पड़ता है कि हमारा क्या बिजनेस है, कैसे बिजनेस चलता है। तीसरा पंगा, अगर मान के चलो कल को JV टूट गई, कल को JV नहीं रही, तो फिर आपस में आपका फिर से कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो वही जो आपका आज एक एडवांटेज है कि आप कोऑपरेट कर सकते हो, कल को अगर यही टूटी तो कल को यही आपके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाएगा। तो मेजर 3 डिसएडवांटेजेस, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ट्रेड सीक्रेट्स और पोटेंशियल कंपटीशन आपका बन सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलो अब चलते हैं स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स के ऊपर। इसमें हमने देखा टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, जब आप कंपनी को बदलना चाहते हो। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके डेंजर सिग्नल्स, कि कब आपको पता चलेगा कि आपको टर्न अराउंड पे जाने की ज़रूरत है। तब हमने देखा कि अगर मान के चलो उसका P&L खराब है, P&L का मतलब उसकी सेल्स खराब हो रही हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो रही है, या फिर उसकी बैलेंस शीट खराब है, उसके एसेट्स की हेल्थ डिटेरियोरेशन हो रही है, उसका कैश फ्लो खराब है, नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, उसकी मैनेजमेंट भी खराब है, पुअर मैनेजमेंट हो रही है, मिस मैनेजमेंट हो रही है, उसका मार्केट शेयर भी खराब है, मार्केट शेयर लो हो रहा है। तो ऐसे 5-6 पॉइंटर्स अगर आपने कवर कर लिए तो अगर इसमें से क्वेश्चन आया आप आंसर कर सकते हो व्हेन अ कंपनी शुड नो कि उसको टर्न अराउंड के लिए जाना है, या फिर क्या कंडीशंस और इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो आजकल काफ़ी चल रहा है, इंस्टीट्यूट के बार बार पूछता रहता है, एक्शन प्लान बता दो कि क्या एक्शन प्लान है जब आपको पता चलेगा टर्न अराउंड करना है, तो क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। उसकी है मेजरली 5 स्टेजेस। सबसे पहले तो आप देखो कि आपके पास क्या प्रॉब्लम्स हैं, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, फिर उनको एनालाइज करो और उसकी सॉल्यूशनिंग के लिए एक प्लान बनाओ। ठीक है। फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरियाज हैं, हम वहाँ पे एक इमरजेंसी प्लान यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले स्टॉप ब्लीडिंग करेंगे, जो भी आपके क्रिटिकल एरियाज हैं वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इमरजेंसी प्लान। फिर बाकी एरियाज पे भी हम प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि आपका हो गया रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, लास्ट में जब आपका प्लान अच्छे से चल गया तो फिर ये हो गया रिटर्निंग टू नॉर्मल। अब आपके प्रॉफिट्स अच्छे आने शुरू हो गए, ROI भी अच्छा आना शुरू हो गया है। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करते हैं 5 एक्शन प्लान। सबसे पहले आप देखोगे प्रॉब्लम कहाँ है, असेसमेंट करो करंट प्रॉब्लम्स की, उसके अराउंड एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है अभी के लिए, पहले इमरजेंसी एक्शन प्लान लगाओ, फिर जनरल बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग करो और बाद में फिर रिटर्निंग टू नॉर्मल हो जाओ। क्लियर है। इसके एलिमेंट्स की बात की थी, ये भी एक बार आप देख सकते हो, कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। फिर हमने देखा डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, जब आपकी कंपनी के कुछ एक पार्ट, कुछ एक पोर्शन को आप सेल कर रहे हो, सारा बिजनेस नहीं बेच रहे हो, कुछ एक पोर्शन। जब आपका टर्न अराउंड आपने किया था बट वो अनसक्सेसफुल हो गया, वो हो ही नहीं पाया, या फिर आपको लग रहा है कि टर्न अराउंड करने का कोई फायदा नहीं है, सीधा डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमने देखा इसके क्या रीजंस है अडॉप्ट करने के, तो कुछ कुछ हिंट्स तो आप टर्न अराउंड वाले उठा सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट भी है, देखना। नेगेटिव कैश फ्लोज सेम ही है। अच्छा, एक ये मेजर पॉइंट है कि आपने किसी के साथ M&A किया, किसी के साथ मिलने की कोशिश की, बट वो एक मिसमैच हो गया और अब आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो फिर आपने जिसको पहले अंदर लिया था, इंटीग्रेट किया था M&A में, उसको आप बाहर निकाल दो, उसमें डाइवेस्टमेंट कर दो। अच्छा, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपसे compete नहीं कर हो रहा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, आपकी कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर पाओ। इसमें हमने लिया था व्हील का एग्जाम्पल, कि हमारी जो व्हील डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हो उसमें आपके पास टेक्नोलॉजी अब मिसिंग हो चुकी है, हमारा सेलिंग प्राइस कम है और हमारी कॉस्ट ज़्यादा है। बिल्कुल दोस्तों। या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप बोल रहे हो कि इस बिजनेस में पैसा लगाने के बजाय किसी और बिजनेस में लगाते हैं, एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। तो मेजरली 5 पॉइंट्स, पहले तो कैश फ्लोज वाला, ठीक है, फिर M&A वाला, मिसमैच हमने किया बट इंटीग्रेट नहीं हो पाया, इसके बाद कंपटीशन है, आप कर नहीं पा रहे, टेक्नोलॉजी चाहिए, आप कर नहीं पा रहे, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से पैसा उठाओ कहीं और लगाओ। ठीक है। चलो, इसके बाद मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, वही क्वेश्चन है जो हमने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के रीजंस पढ़े थे, बैलेंस शीट वाले, P&L, कैश फ्लो, मार्केट शेयर, फिर मैनेजमेंट के बारे में, वही 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे भी आ जाएंगे। सेम सॉल्यूशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पे आ जाओ, क्या ऑप्शंस हैं।
इसमें हम 4 मॉडल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमने एनसॉफ मॉडल, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। एक बार आपको मैं एक्सप्रेस चार्ट से भी दिखा देता हूँ ये चीज़। तो आप यहाँ पे देखोगे 4 मॉडल्स लिस्टेड है। एनसॉफ हमने कवर कर लिया है। तो एनसॉफ में हमने देखा कि जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट्स हैं, वर्टिकल इसमें मार्केट्स हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत अच्छे से कंपेयर कर दिया ताकि आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएं और कंपैरिजन करना हो तो भी हो जाए। एनसॉफ में हॉरिजॉन्टल पे हैं प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग न्यू और वर्टिकल पे हैं मार्केट्स एग्जिस्टिंग न्यू। उस हिसाब से 4 चीज़ें बन सकती हैं, ये भी हमने समझा। अच्छा, अब एडीएल में क्या है? एडीएल हमने देखा मॉडल काफ़ी बड़ा है। इसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल में इंडस्ट्री मैच्योरिटी होगा और वर्टिकल में कॉम्पिटिटिव पोजीशन होगा। बट हमने देखा कि इसको ड्रॉ करने का क्वेश्चन नहीं आ सकता, काफ़ी बड़ा मॉडल है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपको इन कॉम्पिटिटिव पोजीशंस के अराउंड आता है। डोमिनेंट क्या है? जब आपके पास बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, बट ये रेयर है, जनरली मोनोपोली के केस में होता है। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या है? आपके पास काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। फेवरेबल, सब जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनके पास ओके ओके मार्केट शेयर है, कोई भी यहाँ पे क्लियर लीडर नहीं है। टेनेबल में क्या है कि आप ठीक बिजनेस कर रहे हो बट बहुत अच्छा मार्केट शेयर नहीं है, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स आके आपको टेक ओवर कर सकते हैं। वीक में आप बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री काम कर रहे हो, अनसेटिस्फैक्ट्री आपकी यहाँ पे वर्क है। अच्छा, तो ये हुआ एडीएल, ठीक है। इसके बाद हम गए थे बीसीजी में और जीई मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है वो भी आपको मैं जाके जब मॉडल में जाऊँगा तब बता दूंगा। बीसीजी आपका स्टार कैश काउ वाला वही मॉडल है और यहाँ पे लाइटों वाला मॉडल है जीई मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आ जाओ कैप्सूल पे दोबारा से एक बार फटाफट रिवीजन कर लें। एडीएल मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी बड़ा है, एग्जाम में नहीं आता। कॉम्पिटिटिव पोजीशन ये हमने ऑलरेडी मतलब समझा क्या है। और यहाँ पे है स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी। तो यहाँ पे वही पीएलसी की बात की गई है। पहले आप इंट्रोडक्शन करोगे, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, बाद में आ जाएगी एजिंग। क्लियर है? चलो, डोमिनेंट क्या है हमने देखा, एक रेयर पोजीशन है मोनोपोली वाली। स्ट्रॉन्ग क्या है? जब आपके पास फ्रीडम है, काफ़ी सारी आप स्ट्रेटजीज लगा सकते हो और आपको कॉम्पिटिटर्स का भी इतना डर नहीं है, यू आर नॉट थ्रेटन बाय द कॉम्पिटिटर्स। फेवरेबल क्या है? जब इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है, कोई भी कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट नहीं करता और जब सबके पास एक रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। अच्छा, टेनेबल में क्या है? आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस तो कर रहे हो बट आपको इंक्रीज्ड कंपटीशन मिल रहा है। वीक में आप अनसेटिस्फैक्ट्री काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, बट यहाँ पे चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आपका मेजर क्वेश्चन यहीं से बनता है, आपको इसको एक बार अच्छे से कर जाना है, ठीक है। अब आ जाओ बीसीजी के ऊपर। बीसीजी मॉडल काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते रहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर एक क्वेश्चन आया, एक आधी लाइन यहाँ से लिख देना कि ये रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ होता है, डाइवर्सिफाइड कंपनी में यूज़ होता है, और बता देना कि वर्टिकल एक्सिस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मार्केट का ग्रोथ रेट, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम यूज़ करते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर। क्लियर है? तो ये हो सकता है हाई हो, लो हो, हाई हो या फिर लो हो। तो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अगर ग्रोथ रेट भी अच्छा है, मार्केट शेयर भी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, वो बन जाएगा आपकी आंखों का तारा, मतलब दीज आर स्टार्स। अच्छा, बट अगर मार्केट शेयर तो अच्छा है बट ना इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, फिर वो आपके लिए कैश काउ है, यानी कि आप इसमें से कैश उठाते जाओ, डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते जाओ। अच्छा, बट अगर मान के चलो मार्केट शेयर लो है बट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, फिर ये आपके लिए बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और लास्ट में अगर दोनों ही खराब हैं, ग्रोथ रेट भी अच्छा नहीं है, शेयर भी अच्छा नहीं है, तो फिर ये आपके लिए बन जाएगा डॉग्स। बिल्कुल। अच्छा, स्टार्स क्या है? हमने देखा ये वाले ऑर्गेनाइज पार्ट्स जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रो रैपिडली कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज लगानी है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट करो और एक्सपेंशन करो। कैश का उसके केस में आपको लग रहा है मार्केट शेयर तो अच्छा है बट ग्रोथ ना इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, लेस इन्वेस्टमेंट करनी है, जो इससे कैश आ रहा है वो किसी और जगह अच्छी जगह यूज़ करने की कोशिश करो। अच्छा, क्वेश्चन मार्क क्या है? आपको ट्राई करना है कि अगर आपका मार्केट शेयर अच्छा हो जाए तो फिर ये स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, ट्राई करो कि इसको आप स्टार्स में कन्वर्ट कर पाओ, बट ये रिस्की भी है, हो सकता है कि वो स्टार्स में कन्वर्ट ना होए। आपने अगर इनको अनअटेंडेड छोड़ दिया तो फिर ये आपके लिए कैश ट्रैप्स भी बन सकते हैं।
क्लियर है? बिकमिंग कैश ट्रैप्स बन सकते हैं, इसमें आप हैवी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ठीक है। डॉग क्या है? बुरा हाल है, इनको छोड़ो, इसको डाइवेस्ट करो, इसमें से लिक्विडेशन आप लेके आओ, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। क्लियर है दोस्तों? चलो अब हमने इसकी स्ट्रेटजीज की बात की थी, पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजीज। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है। 4 स्ट्रेटजीज ने बताई हैं। बिल्ड, तो जब आप बिल्ड की बात कर रहे हो आप मार्केट शेयर बढ़ाओगे। सेकंड, होल्ड, कि जो कर रहे हो वो करते रहो, प्रिजर्व करो अपने मार्केट शेयर को। हार्वेस्ट, आप अपने शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज की तरफ ध्यान देते हो कि शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज को हम बढ़ाएंगे, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कोई नहीं सोचेगा। डाइवर्स्ट, उसको बेचो, उसमें से लिक्विडेट करो, ठीक है। 4, पहला आप बिल्ड करोगे, फिर हो सकता है आप होल्ड करो, थर्ड इज हार्वेस्ट और लास्ट ऑप्शन इज डाइवेस्ट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन है स्ट्रेटजीज का तो आप यहाँ पे 4 पॉइंटर्स लिख सकते हो। लिमिटेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रिविजन में हम नहीं कवर करेंगे। लास्ट में है जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, ये मैकेंजी का मॉडल है, इसको 9 सेल मॉडल भी बोला जाता है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने मिलकर बनाया था। इन्होंने क्या किया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको बिजनेस स्ट्रेंथ दिया, यानी कि इन्होंने स्कोप और बढ़ा दिया। तो बीसीजी जो यहाँ पे मार्केट शेयर की बात कर रही थी, इन्होंने यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेंथ कर दिया, स्कोप और बढ़ा दिया। और यहाँ पे जो बीसीजी ग्रोथ रेट की बात करती थी, मैकेंजी ने यहाँ पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस ले लिया और वाइडर स्कोप कर दिया। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, बीसीजी सिर्फ हाई लो पे चलता था, इन्होंने 3 कर दिए। इन्होंने बोला एक्सट्रीम के बीच एक मिडल वाला भी होता है। तो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक हो सकता है और अट्रैक्टिवनेस भी आपका लो मीडियम हाई हो सकता है। अच्छा, तो जब आप स्ट्रॉन्गर एरियाज में हो, अच्छा काम कर रहे हो, तब आपकी ग्रीन बत्ती चलेगी, मतलब अच्छा काम कर रहे हो, इसमें इन्वेस्टमेंट और करो, इसमें एक्सपेंशन और करो। बट अगर आप मिडल वाले में हो, ओके कर रहे हो, तब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इस साइड जाना है या फिर इस साइड जाना है। बिजनेस वेट एंड वॉच करो, स्ट्रेटजीज थोड़ा दिमाग सोच समझ के बनाना। अच्छा, और लास्ट में हार्वेस्ट, जब बुरे हाल है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इस बिजनेस को बेचो, इसमें से लिक्विडेट करो। क्लियर? फिर हमने देखा कि जब क्वेश्चन आए तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ के काफ़ी सारे पॉइंटर्स दे रखे हैं। आप इसमें अगर 4 कवर भी करते हो तो भी आपका अच्छे से चलता है। जैसे कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस में मार्केट ग्रोथ रेट तो है ही है जो बीसीजी ने बताया, इसके अलावा साइज ऑफ मार्केट, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिफिकेशन की क्या अपॉर्चुनिटी है। 4 पॉइंट्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप कर जाना। तो अगर ड्रॉ मॉडल वाला क्वेश्चन आया, इसमें से 4 पॉइंट, इसमें से 4 पॉइंट, आपके नंबर बन जाएंगे। बिजनेस स्ट्रेंथ की आपकी बीसीजी ने बताया था मार्केट शेयर तो है ही है, इन्होंने और ऐड कर दिया कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ब्रांड इमेज क्या है, कस्टमर लॉयल्टी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, तो कुछ और फैक्टर्स को ऐड करके इन्होंने स्कोप को और वाइडन कर दिया, ठीक है। और ग्रीन येलो रेड में क्या करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब आप ग्रीन में हो मतलब आप एडवांटेजेस पोजीशन में हो, येलो पे हो तो आपको कॉशन करना है, सोच समझ के स्ट्रेटजी बनानी है। रेड जोन में हो तो फिर आपको इवेंचुअली यहाँ पे लॉसेज हो जाएंगे। इसमें अच्छा है कि आप रिट्रेंचमेंट करो, डाइवेस्टमेंट करो, इस बिजनेस से बाहर आ जाओ, ठीक है। लास्ट में आपको डिफरेंस पढ़ाता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे मार्केट शेयर, यहाँ पे ग्रोथ रेट थी, यहाँ पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस। तो विद दिस वी कंप्लीट द एक्सप्रेस रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लास्ट डे ऑफ रिवीजन पे भी ये वीडियो काफ़ी हैंडी रहने वाली है। अब आपको मेरा एक काम ज़रूर करना है, वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी इतनी सी हेल्प हो सकता है मेरे करियर को, मेरे टीचिंग करियर को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए। बाय बाय।